चलिए, है ना। कल हम लोगों ने बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन कर लिया था, और प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज एनसीईआरटी में गिवन है सबको वन बाय वन स्टडी कर लिया था, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बीइंग ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, या फिर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलर के ऊपर जनरली आपको सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है ना, उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। बाकी सब तो जनरल प्रॉपर्टीज थी, इतना कुछ था नहीं। अब आइए, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज KMnO4 एंड K2Cr2O7। ठीक, पहले मैं आपको कुछ जनरल बातें बता दे रहा हूं जो आपको मतलब रिएक्शंस को, है ना, प्रिपरेशन को याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। ध्यान सुनिएगा, हम लोग दो कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे, एक तो KMnO4 और एक K2Cr2O7। बहुत ध्यान सुनते आएगा। आई होप इतना सबको पता भी होगा, क्योंकि 12th पढ़ के आए हैं तो आपको बाकी कंपटीशन का कुछ आता हो नहीं आता हो, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस चैप्टर में हमें KMnO4 और K2Cr2O7 के प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज पढ़ने होते हैं। ठीक, अगर आप KMnO4 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये हमारा एंड प्रोडक्ट होगा ऑब्वियसली, है ना। और अगर आप K2Cr2O7 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो ये भी आपका एंड प्रोडक्ट होगा। मैंगनीज यहां पर कौन सी स्टेट में +7, क्रोमियम कौन सी स्टेट में +6, दोनों अपनी अपनी हाईएस्ट स्टेट में, जो इनकी हाईएस्ट होती है। ध्यान से सुनते जाना, समझते जाना ना। ये चीजें जो अभी आपको बता रहा हूं तो आगे हम लोग जब प्रिपरेशन लिख रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाएगी। दोनों का प्रिपरेशन इनकी ओर से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? ओर से। मैंगनीज का प्रिपरेशन मैंगनीज की ओर से, क्रोमियम का प्रिपरेशन क्रोमियम की ओर से। तो मैंगनीज का जो ओर यूज किया जाता है इस प्रिपरेशन में, उसका नाम है पायरोल्यूसाइट। क्या नाम है? ये ओर है मैंगनीज की, और इस मैंगनीज की ओर का नाम क्या है बेटा? पायरोल्यूसाइट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब वैसे तो मेटलर्जी हट गया, लेकिन ये तो सिलेबस में मेंशन्ड है तो पूछ सकता है मैंगनीज की ओर का नाम क्या है, तो हमें पता होना चाहिए मैंगनीज की ओर का नाम पायरोल्यूसाइट है, फॉर्मूला इज MnO2। ठीक है, +4 से लेकर कहां पहुंचाना है? +7। तो इतना आपको समझ में आ रहा है कि रिएक्शन में कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन आपको कराना पड़ेगा। ठीक है, आइए इधर। क्रोमियम का जो प्रिपरेशन स्टार्ट होगा वो क्रोमियम की ओर से होगा। क्रोमियम की जिस ओर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उस ओर का नाम है क्रोमाइट ओर। कौन सा ओर है? क्रोमाइट ओर जो है ना, उसका फॉर्मूला है FeCr2O4। क्या फॉर्मूला बेटा? FeCr2O4। तो ये दो नाम आपको याद होने चाहिए। दोनों का प्रिपरेशन स्टार्ट हो रहा है अपनी अपनी ओर से। मैंगनीज की ओर का नाम पायरोल्यूसाइट और क्रोमियम की ओर का नाम क्रोमाइट। अच्छा, ये जो पायरोल्यूसाइट ओर आपको दिख रही है, याद करो, ऐसे सब जनाबे अली गाएंगे सुनेंगे पंजाबी कीर्तन मन लगा के। उसमें कीर्तन कौन सी स्टेट का होता था? +3, और मन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यहां भी वही है और यहां भी वही है। ये FeCr2O4 जो है ना, ये FeCr2O4 जो है ना, इसको मैं यहां लिख देता हूं FeCr2O4। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये एक्चुअल में ऐसा है, इसको एक्चुअल में ऐसा लिख सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बो से ये बनता है। तो आप देखो, दोनों का प्रिपरेशन अपनी अपनी ओर से हो रहा है, और ओर्स कौन से है? पायरोल्यूसाइट और क्रोमाइट। और उन ओर्स के अंदर इनके ऑक्साइड्स हैं एक्चुअल में, और वो भी कौन से ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक। मतलब रिएक्शन कहां से शुरू करनी है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड से शुरू करनी है। जहां पर मैंगनीज का एम्फोटेरिक ऑक्साइड MnO2 और क्रोमियम का एम्फोटेरिक ऑक्साइड Cr2O3 होता है। ठीक है, यहां से समझने का पूरी कहानी समझ में आएगी। यहां पर भी ऑक्सीडाइज करना है, यहां पर भी ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज जब भी करना होगा, ध्यान सुनना है ना, अब क्योंकि पी ब्लॉक अब आपके सिलेबस में नहीं है तो ये लाइन आपने नहीं सुनी है, लेकिन जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा उनको ये लाइन सुनी होगी। ऑक्सीडाइज करने के लिए सबसे बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सस्ता सुंदर टिकाऊ। क्या होता है? सस्ता सुंदर टिकाऊ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दुनिया में लाखों करोड़ों है, लेकिन हमेशा ये सारा काम अपन घर पे तो करते नहीं, ये काम तो इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्री में हर काम प्रॉफिट के लिए होता है, मुनाफे के लिए होता है, कि कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा चीजें बन जाए, और ज्यादा से ज्यादा चीजें बन जाए तो क्योंकि कम खर्चे में बनेगा तो बेचना भी सस्ते में पड़ेगा, उतना महंगा नहीं बेचना पड़ेगा, और सस्ती चीजें आराम से बिक जाती है, महंगी चीजें नहीं बिकेगी। 2 करोड़ का KMnO4 बेचोगे कोई नहीं लेगा, 2 रुपए में बेच रहे होगा हर कोई ले लेगा। एक बार बोले ट्राई करके तो देखते हैं, ठीक है ना, वैसी कहानी। तो सारी कहानी क्या है कि भाई आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, और सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो नेचर ने हमें दे रखा है वो कौन है बेटा? ऑक्सीजन। तो आपको जब इनको ऑक्सीडाइज करना है तो आपको ऑक्सीडाइज करने के लिए जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कुछ औकात होती है कि भैया ये इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा।
जैसे फ्लोरीन आ गया, तो फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने की औकात, दुनिया में तो बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन फ्लोरीन को तो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, है ना। तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कुछ औकात होती है, जब तक उसके औकात के अंदर की बात है वो ऑक्सीडाइज करेगा, जैसे औकात के बाहर हो जाएगा फिर आपको इससे बढ़िया वाला, इससे बेटर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा ना। चलिए खैर, यहां पर आते हैं। अब आपने MnO2 को बदलना है KMnO4 में। ध्यान सुनना, रिएक्शन कहां से शुरू होगी? और से खत्म होगी KMnO4 K2Cr2 7। पर ये रिएक्शंस 2 स्टेप में होती है। कितने स्टेप में? 2। मतलब यहां से पहले कुछ और बनेगा जिसको मैं नाम दूंगा इंटरमीडिएट। ये ऑर्गेनिक वाला इंटरमीडिएट नहीं होगा, बस बीच में बन रहा है इसलिए मैं उसको क्या बोलूंगा? इंटरमीडिएट। तो इनिशियल रिएक्टेंट कौन होगा? पायरोल्यूसाइट और क्रोमाइड, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। वहां से एक इंटरमीडिएट बनाएंगे और फिर इंटरमीडिएट से क्या बनाएंगे? फाइनल प्रोडक्ट। 3 टर्म बोल रहा हूं, इनिशियल रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट एंड फाइनल प्रोडक्ट। मुझे बताइए मैंगनीज का इनिशियल रिएक्टेंट जब भी मैं बोलूंगा क्या मानोगे? MnO2। क्रोमियम का इनिशियल रिएजेंट क्या मानोगे? या तो क्रोमाइड बोल दें या फिर Cr2O3 भी बोल दूंगा, कई बार एक ही बात है। और अब इनके इंटरमीडिएट क्या बनेंगे? ध्यान सुनना, ये इसका नाम बताओ क्या है? पोटेशियम पर मैंगनेट। इसका नाम डाइक्रोमेट। पोटेशियम को भूल जाए, पर मैंगनेट और डाइक्रोमेट। तो इसके इंटरमीडिएट में बनेगा मैंगनेट। क्या बनेगा? पायरोल्यूसाइट, मैंगनेट, पर मैंगनेट। पायरोल्यूसाइट, मैंगनेट, पर मैंगनेट में स्टेट बताओ कितनी आ रही है? +6। तो पहले आपने ऑक्सीडाइज करके 4 से 6 में लाए, फिर 6 से ऑक्सीडाइज करके कहां ले जाओगे? 7 में। तो पहले क्या मिलेगा? पायरोल्यूसाइट, मैंगनेट, पर मैंगनेट। यहां ये, यहां पर क्या लिया? क्रोमाइट। यहां आएगा क्रोमेट। कौन आएगा? और फिर बनेगा डाइक्रोमेट। क्रोमाइट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। क्या बोला मैंने? क्रोमाइट, क्रोमेट, डाइक्रोमेट। अब सुनिएगा इधर ध्यान से, ये आपका जो आयन बन गया, ये क्या बन गया बेटा? क्रोमेट। ये कौन सा बन गया बेटा? मैंगनेट। कहानी भी एक जैसी है, क्रोमेट मैंगनेट, है ना। और ये क्या बन गया? पर मैंगनेट। और इसको क्या बोल दिया अपन ने? डाइक्रोमेट। अब पहले तो दिमाग में ये पिक्चराइजेशन फिट कर लो, क्योंकि ये अगर दिमाग में क्लियर है तो खटाखट हो जाएगी आगे की रिएक्शन, है ना। सबसे पहले और से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से फाइनल, दोनों में सेम कहानी है। और इसकी ओर कौन सी है? पायरोल्यूसाइट। इसकी ओर कौन है? क्रोमाइड। और के अंदर कौन सा रिएजेंट है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला। कौन सा रिएजेंट है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड वाला। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे ही आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा। इसके बाद इसको जब ऑक्सीडाइज करेंगे, हमें इसको +4 से +7 ले जाना है, +3 से +6 ले जाना है, ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे अभी वो देखते हैं। तो पहले जब ऑक्सीडाइज करोगे तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। पहले इनिशियल से क्या बनेगा? इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट से क्या बनेगा? फाइनल। तो पायरोल्यूसाइड का से जब अपन आगे बढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट में क्या बन रहा होगा? मैंगनेट। और फाइनल में क्या बनेगा? परमैंगनेट। पायरोल्यूसाइड, मैंगनेट, परमैंगनेट। यहां पर क्रोमाइड से पहले क्या बनेगा? क्रोमेट। और क्रोमेट से फिर क्या बनेगा? डाइक्रोमेट। अब सुने, मुझे बताइए यहां पर स्टेट कितनी है? +6। मतलब यहां पर आप 4 से 6 पे ले जा रहे हो और यहां पर भी 3 से 6 पे ले जा रहे हो। मतलब ऑक्सीडाइज तो आप कर रहे हो। और ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो क्या चाहिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दुनिया में हजारों, लेकिन SST, सस्ता सुंदर टिकाऊ, कौन है? ये है। और इसकी बात करें तो यहां पर आपने ऑक्सीजन ले लिया और यहां पर भी आपने ऑक्सीजन ले लिया एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मेरी बात ध्यान सुनना, यहां पर आपने परमैंगनेट बनाया। कौन सा परमैंगनेट बनाया? पोटेशियम। यहां पर भी आप पोटेशियम का मैंगनेट बना रहे होंगे। क्या बना रहे होंगे? पोटेशियम मैंगनेट। मतलब यहां पर, अब मैं इस -2 को हटा दे रहा हूं, अभी मैंने आयन दिखाना था। अब आप बताइए, यहां से यहां जा रहे हो ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करने के लिए, तो आपने ऑक्सीजन यूज कर लिया। ऑक्सीजन के अलावा भी आप बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और भी यूज कर सकते हो, लाइक KNO3। KNO3 कहां से आया? नाइट्रिक एसिड से आया, HNO3 से आया। और क्या नाइट्रिक एसिड, HNO3 वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले के मुंह पे ऑक्सीजन फेंक के मारता था कि नहीं मारता था? मारता था। तो आप यहां पर ऑक्सीजन यूज कर सकते हो, यहां पर आप KNO3 यूज कर सकते हो, यहां पर आप ओजोन यूज कर सकते हो। कोई भी बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हो वो यहां यूज हो सकता है। अब सुनिए, यहां से यहां जाने पर ऑक्सीडाइज करने का काम तो इन्होंने कर दिया। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। 2 रिएक्शन आएगी, एक में ये यूज होगा, एक में ये यूज होगा। दोनों अपने अपना काम करेंगे, 2 अलग मेथड से। एक कमर्शियल मेथड है, एक नॉर्मल मेथड है, ठीक है। तो एक जगह हम ये यूज करेंगे और एक जगह हम ये यूज करेंगे। दोनों अपने अपनी जगह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब मुझे बताओ, यहां से यहां जाने पे ऑक्सीडाइज करने का काम तो इन्होंने कर दिया होगा। क्या पोटेशियम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है? क्या ऐड हो रहा है? अब पोटेशियम यहां तो पूरे रिएक्शन में मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो पोटेशियम लाना है, तभी तो आएगा पोटेशियम यहां पर। तो पोटेशियम लाने के लिए इसको मत सोचना है ना, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा। पोटेशियम लाने के लिए हम लोग यूज करेंगे या तो KOH या फिर
K2CO3, किसको यूज करेंगे? KOH या K2CO3। अभी यहां पर सुनना, यहां पर आपको क्या बनाना है? K2Cr2O7, सुनते जाइएगा समझते जाइएगा, बट उससे पहले जो आप इंटरमीडिएट बनाओगे, कौन सा इंटरमीडिएट बनाओगे बताओ? K2 नहीं, इसमें Na2CrO4 बनेगा। क्यों बनेगा उसके ऊपर आएंगे, ठीक है ना। यहां पर कौन बनेगा? Na2CrO4। अब मुझे बताओ, यहां से ऑक्सीडाइज करने के लिए तो आपने क्या यूज कर लिया? ऑक्सीजन। लेकिन यहां से जाने पे पोटेशियम लाना था और यहां से जाने पे सोडियम लाना है। जैसे पोटेशियम के लिए आपने KOH यूज करा और इसके लिए आप क्या यूज करोगे? NaOH या फिर Na2CO3। कहानी बिल्कुल सेम है, हूबहू सेम चलती है बिल्कुल, है ना। तो एक समझ में आ गया, दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब आगे सुनिएगा, ये अपन ने इंटरमीडिएट बना लिया। अब इंटरमीडिएट के बाद क्या बनाना है? फाइनल। फाइनल बनाने के लिए आपको इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फर्दर ऑक्सीडाइज। अब फर्दर ऑक्सीडाइज कैसे करेंगे? तो फर्दर ऑक्सीडाइज करने के लिए एक तरीका तो होगा इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। क्या मेथड होगा? मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी करंट के थ्रू एनोड कैथोड, आप जानते हो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऐसा कुछ प्रोसेस कराएं और इसको इलेक्ट्रोलाइटिकली ऑक्सीडाइज करा दे तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन वाला मेथड इसके साथ है। मैंने बोलता दो स्टेप है, एक प्रिपरेशन ये, वापस से एक प्रिपरेशन ये, दो अलग अलग मेथड से। एक मेथड में जिसमें KNO3 को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे उसमें ये यूज होगा, और एक मेथड जहां पर ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में आपने यूज करा होगा, उसमें एक बात लिखता है एनसीईआरटी, ये जो K2MnO4 का Mn है, क्या ये +6 में है या नहीं है? और +6 अगर Mn के लिए देखा जाए तो ये Mn का हाईएस्ट है, लोएस्ट है या इंटरमीडिएट है? इंटरमीडिएट है। क्या इंटरमीडिएट वाले एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेट हो सकते हैं? यस। तो ये बोलता है एनसीईआरटी कि अगर आप इस K2MnO4 को एसिडिक मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में ले जाओ, एसिडिक या न्यूट्रल किसी भी मीडियम में ले जाओ, इसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा और डिस्प्रोपोर्शनेट होकर +7 तो बना ही लेगा ऑक्सीडाइज, और रिड्यूस होके ये बना लेगा वापस, और रिएक्शन वापस से यूज कर सकते हो ऐसा। पर अभी मैं MnO2 नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इसमें MnO2 नहीं मिलता, तो दोनों प्रोडक्ट एक साथ नहीं लिख सकता अभी, है ना। तो ये कहानी है। यहां पर आइए, यहां पर आपने क्या बना लिया? क्रोमेट। पर क्रोमेट किसका बनाया? सोडियम, और उसको बदलना है पोटेशियम में। तो सोडियम को पोटेशियम में बदलने के लिए तो हम लोग यूज करेंगे KCl। क्या यूज करेंगे? NaCl के साथ चिपक के बाहर हो जाएगा, पोटेशियम वहां आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात और, अभी इसकी रिएक्शन में दो स्टेप है, वो अलग से बताऊंगा, अभी इससे थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा इसलिए अलग बात करूंगा। पर एक चीज ध्यान सुने, एक बात और बता दूं, कभी भी क्रोमियम, यहां पर बताओ कितने क्रोमियम है? एक या दो? और यहां कितने हैं? क्रोमियम और मैंगनीज दोनों के लिए ये बात है, अगर इधर एक क्रोमियम वाला प्रोडक्ट है और इधर दो क्रोमियम वाला बनाना है, या फिर इधर एक मैंगनीज वाला प्रोडक्ट है और इधर, इसमें आ नहीं रहा दो मैंगनीज वाला लेकिन आगे आएगा, है ना। तो अगर एक को दो में कन्वर्ट करना है तो एसिडिक मीडियम चाहिए। क्या चाहिए? एसिडिक मीडियम। मतलब आप पहले इसको एसिडिक मीडियम देके Na2CrO4 को Na2Cr2O7 में कन्वर्ट कर दोगे, एक से दो वाले में Na2Cr2O7 में कन्वर्ट कर दोगे, और वो जो Na2Cr2O7 बनेगा उसकी रिएक्शन करा दोगे KCl से, तो Na बाहर हो जाएगा और K लग जाएगा, और क्या बन जाएगा? K2Cr2O7। पर खैर उस पर थोड़ी देर के बाद आते हैं, पहले एक जनरल पैटर्न फिट करवा देता हूं माइंड में, ध्यान सुनिएगा। मैंने आपको बोला दोनों प्रिपरेशन में किसकी प्रिपरेशन करनी है? KMnO4 और K2Cr2O7, दोनों के ये फाइनल प्रोडक्ट है। इनिशियल रिएक्टेंट, रिएक्शन कहां से शुरू होगी? ओर से, मैंगनीज की ओर पायरोल्यूसाइड, फॉर्मूला MnO2। क्या वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? यस। क्रोमियम का और क्रोमाइट, क्रोमाइट का फॉर्मूला FeCr2O4, मतलब Cr2O3 में FeO जोड़ देना बस, है ना। FeCr2O4, क्या वहां पर भी क्रोमियम का एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? यस। अब यहां से यहां तक जाना है तो रिएक्शन दो स्टेप में होगी, पहले इनिशियल से इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट से फाइनल। तो इनिशियल में क्योंकि वो +4 है, ये +3 है, तो इसको ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने के लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन। KMnO4 में एक जगह पर KNO3 भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, दो रिएक्शन से इसलिए। और मुझे बताइए, अगर रिएक्शन में पोटेशियम को लाना है, किसको लाना है? पोटेशियम को, तो क्या यूज करूंगा? KOH या फिर K2CO3। और सोडियम को लाना है तो NaOH या फिर Na2CO3 का यूज किया जाएगा, ठीक है। उसके पीछे यूज करने के पीछे का लॉजिक भी बता दूं आपको। ये एम्फोटेरिक है तो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। ये भी एम्फोटेरिक है, कौशिकदा की रिएक्शन पड़ी थी, जिंकेट, क्रोमेट, प्लम्बेट, क्रोमेट।
वाली रिएक्शन। ये भी एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है तो बेस से रिएक्ट कर जाएगा। बेस का मतलब सिर्फ NaOH थोड़ी होता, KOH भी बेस ही है, COH ट्वाइस लेता तो भी बेस ही है। तो ये बेसिकली इसका मतलब है। और ये जो लिया है ना, ये भी बेसिक सॉल्ट है। सॉल्ट के अलग अलग टाइप होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो ये बेसिक सॉल्ट है क्योंकि KOH और H2CO3 से बना है। H2CO3 इज अ वीक एसिड एंड KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो सॉल्ट का नेचर बेसिक अल्कलाइन सॉल्ट है ये। तो आपने एम्फोटेरिक से रिएक्ट करने के लिए अल्कली ले लिया बेसिकली, है ना, ये और कुछ भी नहीं है। ठीक, अब आए तो अभी हम लोगों ने बोला पहले, अब मैंगनीज की बात करते हैं। मैंगनीज का इनिशियल कौन होगा, फॉर्मूला बोलो, नाम। इंटरमीडिएट कौन होगा, मैंगनेट। कौन होगा, फॉर्मूला बोलो, MnO4 2 माइनस MnO4, और फाइनल क्या होगा, परमैंगनेट। फॉर्मूला बोलो, MnO4 1 माइनस, और मैंगनीज की स्टेट +7। बात समझ में आती है। दूसरे पे आइए, क्रोमियम पे। क्रोमियम का इनिशियल कौन होगा, क्रोमाइट। और कौन होगा, फॉर्मूला बोलो, FeCr2O4, या फिर सिर्फ क्रोमियम की बात करूं तो Cr2O3। उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो इंटरमीडिएट कौन बनेगा, क्रोमेट, Cr2O4 2 माइनस, और फाइनल क्या बनेगा, डाइक्रोमेट, दैट इज Cr2O7 2 माइनस। ठीक है, यहां तक की बात अपने को समझ में आ गई। अब स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं विद KMnO4। ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी KMnO4 दिया या फिर K हटा के MnO4 माइनस दिया, नाम हो जाएगा, KMnO4 का नाम हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, और MnO4 माइनस का नाम क्या हो जाएगा, परमैंगनेट आयन। सुनते जाओ, अभी समझते जाओ। ठीक है, ये +7 है, यहां पर भी ये +7 है। लिखने का अंदाज इनमें से कुछ भी हो सकता है। व्हेन पायरोल्यूसाइट ओर इज फ्यूज्ड, फ्यूज्ड मतलब पिघलाना, ओर है चट्टानों के फॉर्म में, रॉक्स के फॉर्म में मिला होगा, फ्यूज्ड विथ अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड, KOH। KOH, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ऑक्सीजन या फिर KNO3। एक रिएक्शन में ऑक्सीजन यूज करेंगे और एक रिएक्शन में KNO3 यूज करेंगे, और दोनों में अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड और अल्कलाइन ऑक्सीडेशन मतलब अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, आगे सुनिए, द ग्रीन कलर्ड पोटेशियम मैंगनेट, परमैंगनेट पहले मैंगनेट बनेगा, तो ग्रीन पोटेशियम मैंगनेट का कलर क्या दे रखा है इसने, ग्रीन। ये कलर याद रखने पड़ेंगे अपने को ना। पोटेशियम मैंगनेट दैट इज MnO4 2 माइनस या फिर K2MnO4 इज ऑब्टेन्ड। पहले आपने क्या किया, ध्यान से देखो, आपने एक और लिया, और का नाम क्या है बेटा, पायरोल्यूसाइट। और ये जो पायरोल्यूसाइट और है, इसके बारे में एक बात बता दूं, ये ब्लैक कलर की और होती है। कौन से कलर की, तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मैंगनीज का एक ब्लैक कलर का ओर है, वो कौन सा है, तो अपने को पता होना चाहिए वो ओर कौन सा होता है बेटा, पायरोल्यूसाइट। पायरोल्यूसाइट, और ये जो ओर है ये कैसी ओर है बेटा, ब्लैक कलर्ड ओर है ना। अब सुनो, ये जो ब्लैक कलर की ओर है पायरोल्यूसाइट, इसको पहले हमें ऑक्सीडाइज कराना। ऑक्सीडाइज करने के लिए सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीजन, और हमें पोटेशियम भी चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, या तो KOH या फिर K2CO3। प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको मिल गया K2MnO4, और ये जो K2MnO4 है, आप देखो इसमें यहां पर ये स्टेट कितनी आ गई है, +6। ऑक्सीजन ने इसको 4 से 6 में पहुंचा दिया, और पोटेशियम ने अटैक करके क्या बना दिया, K2MnO4। अब सुनिएगा, यहां पर आइए, सेम कहानी, यहां पर भी मैंगनीज +4 है, मतलब ये कौन सी ओर है बेटा, पायरोल्यूसाइड। पर इस बार KOH ना लिख के उसने सीधे स्टेटमेंट में लिखा अल्कलाइन ऑक्सीडेशन। क्या लिखा है, और अल्कलाइन ऑक्सीडेशन में ये KOH का काम करते मान लो, और ऑक्सीडाइज करने के लिए HNO3 ने काम कर दिया, मतलब अल्कली के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दिया। जब भी अल्कली की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होगा MnO2 का, आपको मिलेगा K2MnO4। अब यहां पर K2MnO4 के बदले मैं सिर्फ MnO4 लिख देता हूं, ताकि दोनों तरीके हमें क्लियर रहे। हो सकता है K2MnO4 लिख दे, हो सकता है MnO4 2 माइनस लिख दे, दोनों बात एक ही है। ठीक है, और ये जो K2MnO4 या MnO4 आ रहा है, इसका कलर होता है ग्रीन। ग्रीन कलर्ड कंपाउंड ऑफ मैंगनीज कभी बोल दिया जाए तो आपका दिमाग किस पे चला जाएगा बेटा, मैंगनेट आयन पे, दैट इज MnO4 2 माइनस। अब देखो, मैंगनीज यहां पर +6 में पहुंच गया, मैंगनीज यहां पर +6 में पहुंच गया, हमारा तो फाइनल प्रोडक्ट कौन सी स्टेट का चाहिए, +7। +6 में पहुंच गया, +7 पे पहुंचाना है, मतलब वापस से एक बार ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। लेकिन अब बात सुने, ऑक्सीजन की औकात नहीं है कि वो मैंगनीज को +6 से आगे ले जा सके, उसकी औकात +6 तक की थी, वरना +7 होता तो यही +7 मिल जाता आपको। ठीक है,
तो ऑक्सीजन की औकात नहीं है, तो अब अपने को कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा जहां से आप मैंगनीज को +6 से कहां ले जाएं, +7। तो उसके दो तरीके, या तो आप मैंगनीज +6 को इलेक्ट्रोलाइटिकली ऑक्सीडाइज करा दीजिए, और या फिर आप मैंगनीज +6 को डिस्प्रपोर्शनेट करा दीजिए। अभी मैंने बोला था कि मैंगनीज +6 का है तो एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में उसका क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन। +6 वाला मैंगनीज अगर डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो +7 में क्या बना लेगा, अमीनो4, और साथ ही साथ MnO2 में मैंगनीज की स्टेट कितनी है, +4। तो आप देखो +6 से +7 गया तो हुआ ऑक्सीडेशन, और +6 से +4 गया तो क्या हो गया, रिडक्शन। ये जो MnO2 है इसको वापस से रीयूज करके ये रिएक्शन बार 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 चलाई जा सकती है, ठीक है। आइए इधर, यहां पर +6 है तो अपन ने कौन सा ऑक्सीडेशन करा दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक। प्रोडक्ट अपने को पता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, MnO4-। और जहां पर मैंगनीज का स्टेट कितना आ जाएगा, +7, और ग्रीन कलर किसमें चेंज हो गया बेटा, पर्पल में। KMnO4 का कलर चार्ज ट्रांसफर पर्पल कलर होता है, नोट करिए इसे। तो दिमाग में ये फिट रखें। देखो ये सेकंड वाली लाइन पढ़ी नहीं थी मैंने, पढ़ लेना। इन एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम इट डिस्प्रोपोर्शनेट्स टू प्रोड्यूस पोटेशियम परमैंगनेट। तो इनिशियल, इंटरमीडिएट और फाइनल, ये तीन चीजें दिमाग में रखें। इनिशियल से इंटरमीडिएट जाने के लिए ऑक्सीजन या फिर KNO3 का यूज हो सकता है, और इंटरमीडिएट से फाइनल जाने के लिए एक तो आप डिस्प्रोपोर्शनेट करा सकते हैं और या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। हाँ बेटे, क्या बोल रहे हो? क्यों ऐसा, क्यों मतलब ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाँ, तो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, वो वैसा नहीं है कि मीडियम में। एक्चुअल में Mn जो +6 है वही अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो आगे बढ़ जाएगी रिएक्शन। अब अगर आप इसको यहां पर न्यूट्रल मीडियम दे देते, मतलब बेसिक मीडियम देते, तो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब ये रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का हल्का फुल्का। तो एसिडिक मीडियम दोगे तो ये मीडियम से रिएक्ट नहीं करेगा ऐसा। भाई आपने किसी चीज को मीडियम के लिए डाला या कैटलिस्ट के फॉर्म में डाला या किसी और ऐसे रिएजेंट के फॉर्म में डाला जिसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए था, पर वो उसके ऑपोजिट नेचर का होगा तो रिएक्ट कर जाएगा, तो फिर रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगी, या जो हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो मिलेगा नहीं। ध्यान रखना, सेकंड वाली मेथड पे ऊपर हेडिंग डली हुई कमर्शियल मेथड। कभी क्वेश्चन आ गया विच इज द कमर्शियल मेथड, और ये भी दे दिया वो भी दे दिया, अब अपन को दोनों मेथड पता है कि दोनों ही से होता है, तो कमर्शियल मेथड तो वही है, ठीक है। कमर्शियल मेथड कहने का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रियल मेथड, जहां पर लार्ज स्केल में प्रोडक्शन हो सके ना। तो कमर्शियल मेथड के बदले बोल सकता है विच मेथड इज यूज्ड फॉर लार्ज प्रोडक्शन ऑफ, या ह्यूज प्रोडक्शन ऑफ, या मास प्रोडक्शन ऑफ, है ना, KMnO4। तो ध्यान रखिएगा।
लिख लिया, जल्दी लिखिए फटाफट। दिख तो रहा है ना ये अल्कलाइन ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइट ऑक्सीडेशन, बता दिया, इतनी 4 बार तो बोली थी, अब तो अभी भी नहीं दिखे तो क्या ही मतलब है फिर। तो तीसरी जंग आपके बहुत नजदीक आ चुकी है ना, दूसरे में तो नंबर कम हुए मैक्सिमम बच्चों के, है ना, बहुत कम हुआ है। अच्छा, 100 नंबर का हुआ, ठीक है, हो जाने चाहिए कभी कभी। चले, है ना। अब उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा, अब जिसने नहीं लिखा वो बाद में लिखना आराम से, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया, यहां पर हमने केमेनोफोर की 2 मेथड्स के बारे में बात करी। अब इसके बाद एक तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एनसीईआरटी में दे रखी, विच इज नोन एज लैब मेथड। कौन सी मेथड है? लैब मेथड। अब लैब मेथड के अगर ऊपर हम लोग बात करें तो देखिएगा लैब मेथड में क्या दे रखा है, Mn+2 का रिएक्शन किससे करा रखा है? H2O2-। कल हमने कैटेलिस्ट वाली एक रिएक्शन देखी थी, यहां पर Fe+3 को हमने एज अ कैटेलिस्ट यूज किया था, और वहां पर भी आयन आ रहा था H2O2-। ठीक है, तो इसकी 2 रिएक्शन आपके सिलेबस में अभी फिलहाल में हो गई है डी ब्लॉक के अंदर ही, एक तो कैटेलिस्ट की रिएक्शन और एक ये केमिनोफोर की प्रिपरेशन। बेटा याद करिए इसका नाम क्या लिखा था हमने? पर ऑक्सो डाई सल्फेट आयन। और मैंने बोला था कि ये एक बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कल भी याद करना, इसने सामने वाले को ऑक्सीडाइज किया था और खुद रिड्यूस हो गया था, और खुद किसमें कन्वर्ट हुआ था? सल्फेट में। यहां पर भी वही कहानी है, मतलब इसकी रिएक्शन दोनों जगह सेम ही है, बस वहां पर I- को क्या बना दिया था? I2, और यहां पर Mn+2 को डायरेक्ट MnO4- में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट तो पता ही है क्या बनना है, तो इसलिए रिएक्शन में ज्यादा कोई दिमाग ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि दिस इज नोन एज लैब मेथड। तो दोनों रिएक्शन में जहां पर भी H2O2- आए, ध्यान रखिएगा H2O2- ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हुए खुद रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सल्फेट में। दोनों जगह ये बात कॉमन है। चलिए, है ना। अब ये तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की बात हो गई, अब आते हैं इन दोनों के स्ट्रक्चर्स पे। याद करिए, अब यहां पर हम लोग 2 स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक तो इंटरमीडिएट का और एक फाइनल का। इंटरमीडिएट कौन बनना था? मैंगनेट। और फाइनल कौन बनना था? परमैंगनेट। इंटरमीडिएट में Mn की स्टेट +6 से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, और यहां पर इसकी स्टेट +7 है। मुझे बताइए Mn+7 होने का मतलब है उसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा D0। 4s2 3d5 था, 7 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब है इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा D1। अच्छा, अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या DD ट्रांजिशन दिखा सकता है क्या? यस, D1 टू D9 कैन शो DD ट्रांजिशन, लेकिन D0 एंड D10 कैन नॉट शो DD ट्रांजिशन। तो इनको होना तो कलरलेस चाहिए था, लेकिन फिर भी ये कलर दिखाता है। याद करिए, अभी इसका कलर हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, कैसा होगा? पर्पल। तो इसके पर्पल कलर आने के पीछे का रीजन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। और इसके अंदर जो कलर है, कौन सा कलर है इसका? ग्रीन, ग्रीन कलर्ड, है ना। तो ये ग्रीन कलर आने के पीछे का रीजन आप चार्ज ट्रांसफर बोलोगे, डीडी ट्रांजिशन बोलोगे, डीडी ट्रांजिशन। आगे की बात सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से। स्ट्रक्चर बना रहे, इधर ध्यान देना। क्या ये एक तरह का ऑक्सी एनायन है या नहीं है? क्या ये भी ऑक्सी एनायन है या नहीं है? और ऑक्सी एनायन में Mn आपका सेंट्रल एटम है, कितने ऑक्सीजन है? 4। अब 4 है, मतलब इसको कॉम्प्लेक्स के हिसाब से सोचो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 दोनों में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री होती है, स्क्वायर प्लेनर या फिर टेट्राहेड्रल। पर चार्ज ट्रांसफर में बता चुका हूं कि इन सबका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा बनता है बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कहने का मतलब ये 4 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएंगे, और यहां पर भी Mn की बात करूं तो 4 ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएंगे, 1 2 3 और 4। यहां पर भी ऑक्सीजन आ गए, 1 2 3 और 4। ऑक्सी एनायन पे नेगेटिव चार्ज सेंट्रल एटम पे आएगा या ऑक्सीजन पे आएगा? ऑक्सीजन पे। और हर ऑक्सीजन पे जिस पे भी चार्ज आएगा -1 आएगा। क्या आएगा? -1। तो मुझे बताओ, इस पे माइनस लगा दिया, इस पे माइनस लगा दिया, क्योंकि 2 माइनस है, तो जिस पे माइनस है वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल।
और जिसपे माइनस नहीं है, न्यूट्रल है, वो कैसा बॉन्ड बनाएगा? डबल। क्या यहां पर पाई बॉन्ड है या नहीं है? कितने पाई बॉन्ड है? 2। और वो दोनों पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई होंगे, क्योंकि टेट्राहेड्रल अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा मानोगे? sp3। वैसे कायदे से बात करूं तो इसका स्टैंडर्ड हाइब्रिडाइजेशन d3s होता है, सुना ही नहीं होगा अभी, है ना? इसका स्टैंडर्ड हाइब्रिडाइजेशन होता है d3s, लेकिन d3s अपने सिलेबस में कहीं मेंशन नहीं करता है, तो अपन क्या मान के चलते हैं? sp3। ये दोनों इसके हाइब्रिडाइजेशन वैलिड मान लेना। अगर एग्जाम में d3s दिख जाए तो d3s से टिक करके आओगे। क्या टिक करके आओगे? d3s। लेकिन अगर d3s ना दिखे, d3s का भी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है और sp3 का स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है। तो d3s दिखे तो वैसे तो स्टैंडर्ड बुक d3s ही लिखती है इसका हाइब्रिडाइजेशन, है ना? लेकिन अगर एनसीईआरटी ने कहीं पर भी d3s मेंशन नहीं कर रखा, इसलिए अपन क्या मान के चल रहे हैं? sp3। ठीक, आगे बढ़ता हूं, ध्यान सुनिएगा यहां पर। इसके ऊपर बात करें तो अगेन इसका हाइब्रिडाइजेशन भी d3s, लेकिन d3s क्योंकि एनसीईआरटी मेंशन नहीं करता, तो हो सकता है आपको sp3 नाम से दे दे, तो sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन अपन मान के चलेंगे। कितने ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है? 1 पे, तो बाकी तीनों पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और ये सारे पाई बॉन्ड कौन से होंगे बेटा? डी पाई पी पाई। अब आगे बात करते हैं, ध्यान सुनना। ऑल 4, अब ये जो 4 बॉन्ड है इसमें से 2 जगह तो आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं और 2 जगह सिंगल दिख रहे हैं। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और रेजोनेंस की वजह से सारी चारों के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल हो जाएंगे, और चारों बॉन्ड आइडेंटिकल है तो चारों बॉन्ड लेंथ भी आइडेंटिकल। एक बात बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर निकालना हो तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 प्लस पाई बाय सिग्मा। कितने पाए? 2। सिग्मा कितने? 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता 1.5। हर जगह 1.5 1.5 1.5 1.5 बॉन्ड है। इसके बारे में बात करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाले तो 1 प्लस 3/4 दैट इज इक्वल टू 1.75। ध्यान से सुनना और समझना अभी जो बोल रहा हूं। इसके चारों बॉन्ड एक जैसे, इसके भी चारों बॉन्ड एक जैसे, ऑल 4 बॉन्ड्स आर, लेकिन इसके 4 बॉन्ड इसके 4 बॉन्ड से आइडेंटिकल नहीं होंगे। ये चारों अंदर ही अंदर सेम, ये चारों अंदर ही अंदर सेम, लेकिन इसका और उसका बॉन्ड आपस में सेम नहीं है। किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी और छोटी होगी? इसको एक्स मान लू, उसको वाई मान लू, कौन बड़ा है? एक्स बड़ा है। क्यों? जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, क्योंकि शेल नंबर तो सेम ही है, MnO के, ठीक है ना? इसके अलावा देखो, D1 है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? तो अनपेयर्ड है तो पैरा। और यहां पर D0, D0 मतलब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है मतलब अंदर के 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डाया। लेकिन इसके बारे में एक और बात एनसीईआरटी लिखता है, उस पर आते हैं, पहले यहां तक लिखो। अब ये जो D3s है ना, D3s की कहानी क्या होती है थोड़ा सा एक बार बता देता हूं आपको। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपन ने CFT पढ़ा था। CFT में एक तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ा था और एक टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता था? नीचे कौन होता था और ऊपर, ऊपर जो Eg होता था वो होता था dx² y² और dz², और वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते थे, ऊपर वाला। अब टेट्राहेड्रल याद करो, टेट्राहेड्रल में ये दोनों नीचे होते थे और ये तीनों ऊपर, E सेट और T2 सेट। और T2 में कौन आते थे? dxy dyz dzx। और हाइब्रिडाइजेशन में पहले किसने पार्टिसिपेट करता? नीचे वाले ने कि ऊपर वाले? ऊपर वाले, ऊपर वाले ने। वैसे यहां पर ऊपर कौन बैठा है? dxy dyz dzx। टेट्राहेड्रल में ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और 3 D और एक आगे का S, 4 डब्बे, तो नाम क्या बन जाता है? D3s। ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, क्योंकि dxy yz zx ऑन द एक्सेस नहीं होते, इन बिटवीन द एक्सेस होते हैं, और इसीलिए उसका जो ज्योमेट्री बन के आता है वो टेट्राहेड्रल बन के आता है। बट ठीक है, अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है इसलिए अपन उस पर नहीं जा रहे, नाम बस अपने को ध्यान रख लेना है।
लिख लिया भाई सबने, है ना। अब इसमें ये जो लास्ट वाला पॉइंट आया ना KMnO4 में, डाया मैग्नेटिक, मैंने बोला डाया तो दिख रहा है D0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है डाया, लेकिन एनसीईआरटी इसके बारे में एक और बात लिखता है, इट इज डाया मैग्नेटिक बट इट शोज टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। तो वहां पर जहां डाया लिखा है ना उसके आगे लिखिएगा, बट इट ऑल्सो शोज टेम्परेचर डिपेंडेंट weak paramagnetism, temperature dependent weak paramagnetism, but it also shows temperature dependent weak paramagnetism। ये बात जो लिखी गई है ना, इसका मतलब क्या, याद करो KMnO4 में जो कलर आ रहा था वो क्यों आ रहा था, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। और चार्ज ट्रांसफर का मतलब क्या होता था, इलेक्ट्रॉन लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन था, याद करो उसका इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता था, है ना। तो जब उसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो मुझे बताओ Mn पे जो +7 है वो +7 रहेगा या +6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा या +5 हो जाएगा या +4 हो जाएगा, ऐसा। तो उस समय वहां से इलेक्ट्रॉन Mn के पास आ रहे हैं और वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो पेयर्ड नहीं होंगे, वो कैसे होंगे, अनपेयर्ड। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये थोड़ा बहुत पैरामैग्नेटिक नेचर दिखा रहा होगा, यही बात एनसीईआरटी लिखा है। KMnO4 दोनों कैटेगरी में आ सकता है, डाया में भी आ सकता है और पैरा में भी आ सकता है। आपको ऑप्शन को हमेशा ध्यान से देखना पड़ेगा। KMnO4 जब भी आ जाए तो जैसे 4 ऑप्शन है और बोला है कि इनमें से कौन डाया है, और मान लो KMnO4 दिख रहा है पहला ही ऑप्शन, तो डायरेक्ट टिक मत कर देना, पहले बाकी 3 पढ़ लेना, क्योंकि ये तो कुछ भी हो सकता है, डाया भी माना जा सकता है और पैरा। बाकी 3 देखना, अगर बाकी 3 में कोई डाया नहीं है तो फिर यही डाया है, लेकिन हो सकता है कि इसको पैरा मान के ऑप्शन दिया हो और बाकी कोई और डाया हो, तो इसीलिए KMnO4 को सीधे देखते से ही डाया मत मान लेना, इसको डाया में भी काउंट कर सकता है और इसको पैरा में भी काउंट कर सकता है, दोनों बातें एनसीईआरटी में दे रखी इसीलिए, है ना। अब अपने को खुद अगर पूछ ले KMnO4 इज, तो अपन डाया मान लेंगे, फिर एक चीज अगर देनी है तो अपन डाया मान लेंगे, डायरेक्ट KMnO4 का ही क्वेश्चन आ गया कि भैया KMnO4 क्या है, तो डाया है, पैरा है, या डाया मैग्नेटिक विद टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म, ये लिख दिया तो ये सबसे सटीक आंसर है। और नहीं है तो डाया और पैरा में से अगर एक सिलेक्ट करना है तो आप डाया सिलेक्ट करेंगे, बट हाँ ध्यान रखना इसके बारे में दोनों चीजें मानी जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, KMnO4 में प्रिपरेशन के बाद प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं, ध्यान सुनना है ना, प्रॉपर्टीज में आ रहे हैं तो 2 प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। पहला प्रॉपर्टी आ रहा है बेटा हीटिंग इफेक्ट। केमिकल बॉन्डिंग में हमने हीटिंग इफेक्ट नाम का एक टॉपिक पढ़ा था और यहां पर भी हीटिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनना। ये जो हीटिंग इफेक्ट अभी आप पढ़ रहे हो KMnO4 के अलावा आगे जाके आपको K2Cr2O7 का भी हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है, दोनों का पढ़ना है। और दोनों का हीटिंग इफेक्ट से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली में दे आर रिटन एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के फॉर्म में भी यूज होता था, बट सिलेबस से हट गया तो अपन उस पर नहीं जा रहे, बट हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, तो अब आपको पता होना चाहिए क्योंकि KMnO4 और K2Cr2O7 तो अभी भी सिलेबस में है। हीट करने पर ध्यान सुनना, मैं अलग से रिएक्शन आपको बता देता हूं। KMnO4 K2Cr2O7 दोनों को हीट करने जा रहे हो, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट काफी ज्यादा है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें 4-5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन दिखता है, उसको गर्म करोगे ऑक्सीजन मिलेगा ही मिलेगा, पक्की बात है। जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया KClO3 गर्म करा, क्या करा, तो गर्म करा तो इसमें खूब ऑक्सीजन है, ऐसे टूट जाएगा, KCl भी दे देगा और ऑक्सीजन, ये 10th क्लास की रिएक्शन है, ठीक है बेसिकली। तो ये सब ऑक्सीजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में दे रखा था, बट अभी हमने सिलेबस से हट गया तो अपन उस पर ज्यादा डिस्कशन ना करें, बट इन पे बात कर लेते हैं। ये दोनों में ऑक्सीजन खूब सारी है, किसी भी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को गर्म करने पर वो ऑक्सीजन देगा ही देगा, ये बात कंफर्म रखें दिमाग में। हीट करा, अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान सुनना, कहानी एक जैसी दोनों की। अभी जो हमने प्रिपरेशन पढ़ा था वो ऐसे पढ़ा था, अब उसको ऐसे ले आओ, ये फाइनल है, फाइनल से पहले कौन बना था, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इसका कौन बना था, और इसका इनिशियल क्या बना था, और ऑक्सीजन तो देगा ही देगा, ये फाइनल है। इंटरमीडिएट कौन बना था, Na2Cr4, पर अब Na नहीं मिलेगा, K है तो K वाला बनेगा, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर आप कोई रिएजेंट ऐड नहीं कर रहे हो। फिर ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। तो अपने को ये समझ में आना चाहिए कि इसको हीट करने पर वही जो रिएक्शन हुई थी वो रिवर्स हो रही है, इंटरमीडिएट भी मिल रहा है, इनिशियल भी मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। आइए इधर देखिएगा, यहां पर अगर हम लोग बढ़े तो इस रिएक्शन को देखो, KMnO4, अब आप खुद है ना दिमाग लगाइए,
क्या बनेगा बेटा? पहले तो K2MnO4, साथ में कौन बनेगा? MnO2, और साथ में क्या बनेगा? ऑक्सीजन। याद करने का एक दूसरा तरीका और बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखना। इंटरमीडिएट एम्फोटेरिक ऑक्सीजन, इंटरमीडिएट एम्फोटेरिक की तो इसका इनिशियल था, तो वैसे बोल दो या वैसे बोल दो, एक ही बात है। ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। पहला रिएक्शन देख लिया, दूसरे रिएक्शन पे आ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है, ध्यान रखना, दिस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन। लिखवा दे रहा हूं क्योंकि डायरेक्ट क्लिक नहीं होगा, एकदम से आ जाएगा, तो है ना। KMnO4 का रिएक्शन किससे करा रहे हो? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। सुनिएगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या एसिडिक है या नहीं है? थोड़ी देर पहले बोला था। क्रोमियम हो चाहे मैंगनीज हो, अगर एसिडिक मीडियम में ले जाओगे तो 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इधर आइए, यहां पर KMnO4 लिया आपने, H2SO4 लिया, आपको प्रोडक्ट में मिलता है Mn2O7। एक मैंगनीज से 2 मैंगनीज वाला प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? Mn2O7। ये जो Mn2O7 है ना, ये ग्रीन कलर का ऑयली सब्सटेंस होता है, ग्रीन कलर्ड ऑयली सब्सटेंस। ध्यान सुनना, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है बेटे। यहां पर आप मैंगनीज का स्टेट देखो कितना है, +7, और यहां पर भी मैंगनीज का स्टेट क्या है, +7। ध्यान सुनना, कभी बोले मैंगनीज का ग्रीन कलर्ड कंपाउंड कौन होगा? 2 प्रोडक्ट है, एक ये और एक मैंगनेट, दोनों के कलर ग्रीन है। मैंगनीज में खेल कर देगा ग्रीन ग्रीन में। मैंगनीज का ग्रीन कलर्ड कंपाउंड तो K2MnO4 भी हो सकता है और Mn2O7 भी हो सकता है, दोनों ग्रीन कलर्ड है। हाँ, अगर ग्रीन ऑयली सब्सटेंस बोल दे तो ज्यादा बेटर आंसर ये, और या फिर बोल सकता है ग्रीन कलर का एक्सप्लोसिव कंपाउंड। अगर ग्रीन ऑयली बोल दे या ग्रीन एक्सप्लोसिव बोल दे तो समझ जाना किसके बारे में बात कर रहा है, Mn2O7। और या फिर इससे स्ट्रक्चर रिलेटेड कोई बात बोल दे, Mn2O7 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, MnOMn। अरे कितने ऑक्सीजन है? 7, ZOZ। यही स्ट्रक्चर में अगर Mn के बदले Cl रख दूंगा तो Cl2O7 का स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्योंकि Mn+7 और Cl+7 की कहानी सेम होती है। तो ये स्ट्रक्चर आ गया। इसके बारे में कुछ बातें कर रहा हूं, इधर ध्यान से देखना। इसमें बोले एक Mn से कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं? 4। MnO बॉन्ड्स कितने हैं? MnO बॉन्ड्स कितने हैं? 8। एक से 4, दूसरे से भी 4, टोटल MnO लिंकेज 8 है। इसमें ब्रिजिंग ऑक्सीजन कितना है? 1। इनके बॉन्ड लेंथ और इनके बॉन्ड लेंथ सेम होंगे, लेकिन ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। करता तो है पर ERS नहीं बनाता, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा क्योंकि, है ना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि ये 6 बॉन्ड लेंथ तो बराबर होंगी, लेकिन ये 2 बॉन्ड लेंथ अलग होंगी। ये आपस में बराबर है और ये 6 आपस में बराबर है, लेकिन ये जो सिंगल की बॉन्ड की लेंथ है ये इन डबल से मैच नहीं करेगी। तो इस स्ट्रक्चर में MnO की कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ है? 2। अगर इस बॉन्ड लेंथ को मैंने X माना, इसको X माना और इसको Y माना, तो X बड़ी होगी और Y छोटी होगी। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब मैं लिखा नहीं रहा हूं, बट ये प्रैक्टिकली अपने को चीजें पता होनी चाहिए। काम करें, पहले ये जो लिखा हुआ इतना तो लिखें, फिर आगे बढ़ते हैं। KMnO4 को अच्छे से समझते हुए चले तो K2Cr2 ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा।
लिख लिया। पहली वाली हीटिंग इफेक्ट तो आपको बता दी। ये जो अभी हमने KMnO4 में लिखा एज इट इज कहां पर आ जाएगा, K2Cr2O7 में, वहां मैं सीधे प्रोडक्ट लिखूंगा। अब ये जो एसिड से रिएक्शन कराया अपन ने, मैंने बोला एक से किस में कन्वर्ट होगा, दो में। इसकी कहानी थोड़ी समझाता हूं, इधर देखिएगा। एक से दो, क्योंकि ये काम आएगा आपको क्रोमेट से डाइक्रोमेट में भी काम आएगा, इसलिए समझ लो इसको ना। आपने यहां पर क्या लिया बेटा, KMnO4 लिया, और फिर से कौन लिया, KMnO4। एक्चुअल में 2 मोल की रिएक्शन है, क्योंकि 1 से 2 में कन्वर्ट करना है तो KMnO4 कम से कम 2 मोल तो लगेंगे, ठीक है। और इसका रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, H2SO4 से। ध्यान से दिखते जाएगा। ये जो पोटेशियम है 2 बाहर, ठीक, K2SO4 बाहर। क्या H2SO4 एक बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा, यस। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो क्या निकालेगा, पानी। और अभी तो H2 है, ऑक्सीजन चाहिए तब पानी बन जाएगा। एक ऑक्सीजन इसका हटा दो, इसके ऑक्सीजन कर दो 3, और एक ऑक्सीजन इसको दे दो, ये पानी बाहर हो गया। क्या बात समझ में आ गई आपको। ऐसी कहानी Na2CrO4 को जब आप Na2Cr2O7 में बदलेंगे, सेम ऐसी कहानी होगी वहां पर भी, है ना। वहां पर जब आएगा तब बता दूंगा। तो ये अपन ने रिएक्शन देखी कि Mn2O7 का प्रिपरेशन कैसे हुआ। ऐसे ही नहीं कि कहीं पे कुछ भी कर दिया, लॉजिकल बात है, समझ सकते हैं उसको, ठीक है। अब इधर आइए, थर्ड नंबर पे आते हैं। और थर्ड नंबर पे क्या लिखा है, इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 K2Cr2O7 दोनों की यही प्रॉपर्टी पढ़नी है अपने को कि ये एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Mn कहां पर बैठा हुआ है, KMnO4 में Mn का स्टेट है +7। यहां पर भी KMnO4 में Mn+7 है, KMnO4 में Mn+7 है। Mn का +7 मतलब Mn अपनी हाईएस्ट स्टेट पे बैठा हुआ है। और अगर कोई हाईएस्ट पे बैठा और रिडॉक्स के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो उसके पास एक ही रास्ता है, खुद नीचे आना। खुद नीचे आना मतलब खुद का रिडक्शन, और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब इधर सुनिएगा, जूम करके लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, चलो। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें तो KMnO4 का कलर खुद का क्या होता है, पर्पल। KMnO4 लिख दे, MnO4 माइनस लिख दे, बात एक ही है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो काम करता है, लेकिन आपने रेडॉक्स में, इलेक्ट्रो में भी ये बात सुनी होगी कि ये अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन दिखाता है। ऐसा नहीं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस मीडियम में कि इसमें किसमें, तीनों में। एसिडिक में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, न्यूट्रल में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अल्कलाइन मीडियम में या बेसिक मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन हाँ, हर जगह इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने का जो नेचर है वो बदल जाता है। +7 से नीचे तो जाएगा, नीचे तो जाएगा, नीचे तो जाएगा, लेकिन कहां पर कितना नीचे जाएगा वो यहां पर देखना है। ध्यान सुनिएगा, एसिडिक मीडियम में आपने देखा होगा कि ये +7 से कहां जाता है, +2। +2 कहने का मतलब ये जो +2 होता है ना, ये होता है कलरलेस। कैसा होता है, कलरलेस होता है, या फिर इसको बोलते हैं बफ पिंक। क्या बोलते हैं, बफ पिंक, मतलब बिल्कुल हल्का सा पिंक। टाइट्रेशन किया है किसी ने प्रैक्टिकली, तो टाइट्रेशन में आपने कई बार कलर ऑब्जर्व करा होगा, तो एकदम से जब कलर चेंज होता है एक हल्का सा पिंक कलर आता है। मतलब वो देखने में ऐसा लगता है कि अंधेरे में देखोगे तो कलर ही नहीं दिख रहा, थोड़ा सा उजाले में देखो तो पिंक दिख रहा है, मतलब समझ नहीं आता कि पिंक है भी कि नहीं है। वैसा जो कलर होता है उसको क्या बोलते हैं, बफ पिंक। एनसीईआरटी का कल जो टेबल था उसमें Mn+2 का कलर पिंक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कलरलेस या फिर बफ पिंक। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। MnO4 माइनस न्यूट्रल मीडियम में ये जाता है Mn+4 में। Mn+4 कहने का मतलब कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है मैंगनेट में, दैट इज Mn+6। ध्यान से लीजिए, एसिडिक मीडियम में, ये बात आपने वैसे भी मेरे हिसाब से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या इक्विवेलेंट कांसेप्ट में जब एन फैक्टर पढ़ते तो आपको पता होगा, एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर 5, फिर 3 और 1 होता है। तो 531 इसका एन फैक्टर हो गया। और मीडियम कौन सा हो गया, एसिडिक, न्यूट्रल और अल्कलाइन या बेसिक, ठीक है, इस तरह से। तो ये पहले तो एक काम करें। अच्छा, MnO2, ध्यान सुनो, MnO2 क्या पायरोल्यूसाइट और का नाम भी है बेटा, यस। और उसका कलर क्या बताया था अभी, ब्लैक। यहां पर क्या लिखा है, ये प्योर MnO2 का कलर है। और वो जो ओर थी, ओर में इंप्यूरिटीज भी होती है, तो इंप्यूरिटीज की वजह से वो ब्राउनिश कलर गेट्स कन्वर्टेड इनटू ब्लैक। बट प्योर MnO2 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्राउनिश कलर होता है। और इसका कलर तो अपन पढ़ ही चुके हैं, मैंगनेट आयन का कलर कैसा होता है, ग्रीन। लिखिए,
तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि भाई एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपने को पता होना चाहिए Mn+2 में कन्वर्ट होता है। ये याद रखने वाली बात ही है। इक्विवेलेंट फैक्टर एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर पूछेगा तो 5 हो जाता है। न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो +7 से +4 में कन्वर्ट हो जाता है, एन फैक्टर बीइंग इक्वल टू 3। और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है +7 से +6, दैट इज एन फैक्टर बीइंग इक्वल टू 1। अब देखो एक बात और यहां पर समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनिएगा, इस पे ऊपर कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ध्यान से देखिएगा। एसिडिक मीडियम की बात कर ली, न्यूट्रल मीडियम की बात कर ली। न्यूट्रल को ही हमने क्या बोला है, वीकली अल्कलाइन मीडियम। न्यूट्रल बोले या वीकली अल्कलाइन बोले एक ही बात है। और यहां पर हमने क्या लिखा है बेटा, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इन एसिडिक मीडियम KMnO4 itself gets converted into, तो आंसर विल बी MnO2 क्या, सॉरी Mn+2। अगर बोले न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, तो MnO2। या फिर बोले वीक अल्कलाइन मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, तो MnO2। और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन में KMnO4 किस में कन्वर्ट होगा, तो K2MnO4 या MnO4 -। लेकिन एक बात बताओ, अगर एग्जाम में देखो अल्कलाइन दो तरह के, वीक और स्ट्रॉन्ग। एग्जाम में वीक अल्कलाइन बोला तो ये वाली रिएक्शन है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बोला तो ये वाली रिएक्शन। लेकिन एग्जाम में कई बार वीक या स्ट्रॉन्ग ना बोल के सिर्फ बोल देगा। अब अगर सिर्फ अल्कलाइन बोल दिया तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, अपने को मानना होता है। जनरल दिमाग में ऐसा आता है कि सर अल्कलाइन बोला तो स्ट्रॉन्ग मान लेंगे। आपका सोचना भी बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि कुछ भी ना हो तो हम स्ट्रॉन्ग या एक्सेस मान के चलते, ऐसा है ना, अपने को बचपन से पढ़ाया जाता है। लेकिन यहां पर इस केस में अगर सिर्फ अल्कलाइन बोला है तो वी हैव टू कंसिडर वीक अल्कलाइन। क्यों वीक अल्कलाइन कंसिडर करना, उसका कारण बताता हूं। कारण यह है, एनसीईआरटी में केवल ये दो रिएक्शन दे रखी है, दे ही नहीं रखी है। जब ये दे नहीं रखी है तो हमारे लिए तो जो अल्कलाइन है वो वीकली अल्कलाइन है। और ये एग्जाम में आ चुके हैं क्वेश्चन, और हर बार आंसर यही गया हुआ है, वीकली अल्कलाइन। क्योंकि इन्हीं दो की प्रॉपर्टीज, ये जो आगे अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे ना, इसके अंदर आप देखोगे तो एक एसिडिफाइड वाला होगा और एक न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब वीकली अल्कलाइन। यही रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, तो इसीलिए हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करें, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में मैं आपको लिखा देता हूं ना, वीकली वाला जो पॉइंट है, नोट बनाइएगा, लिखिएगा। इफ only alkaline medium is mentioned, if only alkaline medium is mentioned, then if only alkaline medium is mentioned, then consider it to be, if only alkaline medium is mentioned, then consider it to be weakly alkaline, then consider it to be weakly alkaline। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। अगर सिर्फ अल्कलाइन बोल रखा है तो वीकली अल्कलाइन ही मानना है। वीकली अल्कलाइन मानने का मतलब है न्यूट्रल वाला केस बन रहा होगा, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया कि तीन तरह के मीडियम्स हैं, और इन तीन मीडियम्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुने, इसको मेरे हिसाब से एन फैक्टर तो याद ही होंगे आपको, कोई ऐसा तो नहीं जिसको याद ना हो, सबको याद ही होगा, तो फालतू में काहे को हर चीज में। चले अब आगे बढ़ते हैं, एसिडिफाइड और न्यूट्रल के ऊपर बात कर रहे हैं ना। हमने अभी ये पढ़ा कि KMnO4 किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अब इसके अलग अलग मीडियम में अलग अलग रिएक्शन है। एसिडिक मीडियम में भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, न्यूट्रल मीडियम में भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है, और स्ट्रांगली अल्कलाइन में भी हो सकता है। स्ट्रांगली अल्कलाइन वाला रिएक्शन तो एनसीईआरटी ने नहीं दे रखा, लेकिन एसिडिफाइड मीडियम में, मतलब एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम या वीकली अल्कलाइन, वीकली अल्कलाइन को फेंटली अल्कलाइन भी बोल देता है कई बार। क्या बोल देता है, फेंटली। तो समझ जाना, इतना तो मेरे हिसाब से आते होगा इंग्लिश, है ना, नहीं आता तो कोई बात ही नहीं फिर तो, ठीक है। वीकली अल्कलाइन इज आल्सो नोन एज फेंटली अल्कलाइन, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहां पर रिएक्शन पे आ रहे हैं। ये रिएक्शन क्या होता है कि जब अपन अगर पी ब्लॉक अपने सिलेबस में होता तो अभी तो ये आप आंसर खुद ही बता देते, क्योंकि इतनी बार ये चीज पढ़ चुके होते आप, हर बार प्रिपरेशन प्रॉपर्टी में यही आता है। ओजोन में भी यही है, Cl2 में भी यही है, H2SO4 में भी यही है, सब में यही है, तो वो याद ही हो जाते हैं। बट अभी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी पहली बार अपना एनकाउंटर हो रहा है इनसे, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले बात कर रहे हैं एसिडिफाइड KMnO4 के। KMnO4 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। क्या ये अपने मैक्सिमम पे बैठा है कि नहीं बैठा, बैठा है, तो खुद का क्या होगा, रिडक्शन, काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और KMnO4 का खुद का कलर क्या होता है, पर्पल, ये अपन ने इसका कलर लिख दिया।
और एसिडिक मीडियम में अभी हमने पढ़ा कि ये +7 से +2 में चला जाएगा, और +2 में जाते ही ये क्या हो जाएगा, कलरलेस या फिर बफ पिंक। और ये जो Mn+2 है ना, एक्चुअल में एसिडिक मीडियम देने के लिए आप H2SO4 यूज करोगे। क्या यूज करोगे, अभी उस पर बात करूंगा मैं थोड़ा देर से। डाइल्यूट H2SO4 यूज करोगे तो वो H2SO4 Mn से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, MnSO4। तो या Mn+2 बोल दो या MnSO4 बोल दो, बात एक ही, अभी भी MnSO4 में भी Mn+2 में ही है। ठीक है, अब सुनिएगा, रिएक्शन देखिएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपके सिलेबस में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता कई बार कि ये KMnO4 किससे रिएक्ट करेगा और किससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो अभी हम लोग रिडॉक्स के रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं। डी एंड एफ ब्लॉक आ जाए दिमाग में, रिडॉक्स आ जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, रिडॉक्स। KMnO4 K2Cr2 मतलब रिडॉक्स की बात चल रही है। अब KMnO4 उससे रिएक्ट करेगा या उसके साथ रिएक्शन दिखाएगा या उसके साथ रिडॉक्स करेगा जिसको ये ऑक्सीडाइज कर सकता होगा। अरे हाँ, सॉल्ट एनालिसिस लेक्चर 1, डिटेल में बताया था। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, मिल्कीनेस डिसअपीयर, दोनों की कहानी सेम होती थी। फिर दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए इसका यूज किया था। आज जाके सॉल्ट देखेंगे तो ये बात वापस से याद आ जाएगी आपको, देखना जाके है ना, तो अपने को कहानी समझ में आएगी क्या बताया था उस समय पे। देखो इधर ध्यान से, मुझे बताओ यहां पर आयरन का स्टेट कितना देख रखा है, +2। तो क्या आयरन का ऑक्सीडेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। अभी तो बस ये देख रहे हैं कि कौन रिएक्ट करेगा और कौन नहीं करेगा, बस इतनी बात बता रहा हूं अभी। क्या यहां पर नाइट्रोजन का स्टेट निकालो, नाइट्रोजन का स्टेट यहां पर क्या है, +3, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम रेंज क्या है, +5, ग्रुप 15। क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, हाँ। तो क्या KMnO4 इससे रिएक्ट करेगा, हाँ। क्या इससे रिएक्ट करेगा, हाँ। SO3 2- सल्फर +4 में है, क्या +6 में जा सकता है, यस। यहां पर सल्फर -2 में ऑब्वियसली आगे जा सकता है। हेलोजन Cl-, Br-, I- आगे जा सकते हैं। सबके पिताजी हैं, इसको ऑक्सीडाइज करने की औकात किसी की नहीं। अच्छा, KMnO4 इसको तो ऑक्सीडाइज कर देगा, लेकिन K2Cr2O7 Cl- को ऑक्सीडाइज नहीं। तो जब K2Cr2O7 की रिएक्शन आएगी तो यहां पर बस यही लिखा होगा, Br- और I- Cl- नहीं होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी जब पिछली क्लास ली थी तो उसमें ये बात बताई भी थी आपको, याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगली बार याद कर लेंगे। ठीक है, आगे सुनिएगा। SO2 में सल्फर की स्टेट +4, क्या ऊपर जा सकता है, यस। CO2 में कार्बन की स्टेट +4, क्या ऊपर जा सकता है, नहीं। पहली बात। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिएक्ट विद KMnO4 एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑप्शन में CO2 दिया होगा और आपको लिखना है कि CO2 से रिएक्ट नहीं कर सकता। F- दिया होगा तो F- भी रिएक्ट नहीं करता, बट जनरली क्वेश्चन में CO2 आता है। क्यों CO2 आता है, क्योंकि सॉल्ट एनालिसिस के अंदर ये टेस्ट में काम आता है। ध्यान सुनना, ये भी लाइम वाटर को मिल्की कर देगा, ये भी लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। इसको एक्सेस में पास करूंगा तो मिल्कीनेस डिसअपीयर, इसको एक्सेस में पास करूंगा तो मिल्कीनेस डिसअपीयर। तो दोनों में तो कहानी सेम ही। तो पता कैसे चला, तो पता चला KMnO4 डालते ही। अगर आपने एसिडिफाइड KMnO4 लिया और SO2 को उससे रिएक्ट कराया, मतलब दो गैस है, एक CO2 एक SO2, अपने को नहीं पता कौन सी क्या है, जो गैस ए थी उसको पास करा और ये पर्पल से कलरलेस हो जाए, मतलब वो SO2 होगा। लेकिन जो पर्पल कलर है वो पर्पल ही रह गया, तो CO2। ऐसे पता चलता है कि कौन CO2 है और कौन SO2 है। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। खैर चलिए आगे आते हैं, वापस से बात करते हैं इसके ऊपर। ध्यान से देखिएगा बेटा, आयरन +2 क्या ये ऑक्सीडाइज कर देगा, यस। अभी मैं कुछ बातें बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना और इसको याद करना है। अस को, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो अस को बदलेगा इक में, लोअर से हायर ऑक्सीडाइज कर देगा। फेरस फेरिक, क्यूप्रस क्यूप्रिक, स्टेनस स्टेनिक। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अस एसिड का आयन आइट होता है, अस का आइट, और इक का, तो अस को इक में बदला है तो आइट को। ये दो चीजें दिमाग में रखें। इसके अलावा तीसरी चीज ध्यान से सुनो, हेलोजन कभी भी माइनस में होता है, किस में होता है, तो ये मैं बोल भी चुका हूं कि हेलोजन माइनस से ऑक्सीडाइज होगा तो 0 पे जाएगा, न्यूट्रल पे जाएगा। ऐसे ही सल्फर अपने मिनिमम पे होगा, ये मिनिमम है इसका,
ये मिनिमम है इसका, मिनिमम वाला हमेशा जीरो पे जाएगा। किस पे जाएगा? जीरो पे, नेगेटिव स्टेट में जाएगा, इस पे जाएगा। सल्फर के एलोट्रॉप्स पढ़े थे अपन। एलोट्रॉप्स अब क्या उतना नहीं है सिलेबस में, लेकिन सल्फर के भी क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस एलोट्रॉप होते हैं, और उस एमॉर्फस में एक आता है मिल्की सल्फर। ये एमॉर्फस एलोट्रॉप है, और मिल्की सल्फर को ही कई बार कोलोइडल सल्फर बोल देता है। कोलोइडल सल्फर बोलने का मतलब ये आगे टेस्ट में काम आएगा, सल्फाइड आयन, एसएसटी काम नहीं आता। तो इससे गैस मिलेगी H2S, है ना, उस तरह की बात। तो अगर हम कोलोइडल सल्फर बोले, मतलब कोलोइडल सल्फर क्या, जैसे पानी में सल्फर जो बना वो दूध की तरह कोलोइड बना लेगा, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत टर्बिडिटी दिखेगी। क्या दिखेगी? टर्बिडिटी, मतलब प्रेसिपिटेट टाइप का, हल्का फुल्का, वैसा भी प्रेसिपिटेट नहीं, डार्क, हल्का फुल्का घुला हुआ भी दिखेगा, तो इसको बोलेंगे कोलोइडल सल्फर। और अगर सल्फर कहीं पे प्रेजेंट होता तो टर्बिडिटी देता है। सल्फर की जो टर्बिडिटी होती है वो व्हाइट या येलोइश कलर की होती है। कौन से कलर की होती है? व्हाइट या येलोइश कलर। ठीक है, अभी देखो यहां पर ये चार चीजें, इसको नोट कर लो, है ना, यही पूरा काम है, इसी से सारा खेल चल रहा होगा। और ये आगे भी, मतलब पी ब्लॉक की जो रिएक्शन हट गई है ना, उनमें भी यही लगेगा, अगर उनमें से कोई आ जाए। जैसे यहां देखो, अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैं किसको यूज करने वाला हूं? KMnO4 को। सुनो इधर ध्यान से, किसको यूज करने वाला हूं? KMnO4। या फिर हम किसको यूज करने वाले? K2Cr2O7। सारी रिएक्शन एक जैसी है, इधर डब्बे का पैकिंग बदल जाएगा, मिठाई अंदर की वही रहेगी। समझ में आ रही बात आपको? यहां पर KMnO4 लिख दिया तो भी है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। K2Cr2O7 आ गया तो भी यही होगा। एक आध रिएक्शन किसी किसी की अलग हो जाएगी, जैसे मैंने बोला कि भैया वो Cl- को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर रिएक्शन ऐसी होगी। यहां पर K2Cr2O7 के बदले में ओजोन रख दो तो भी यही होगा। यहां पर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में Cl2 रख दूं तो भी यही होगा। बस Cl2 आएगा तो यह Cl- को Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, Br को I को कर देगा। तो ये सारी रिएक्शन, ये पी ब्लॉक में भी आप पढ़ते थे पहले, लेकिन अब पी ब्लॉक हट गया तो अपन ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी इनकेस ओजोन आ जाए या Cl2 आ जाए तो भी ऐसी ही रिएक्शंस होंगी, क्योंकि है तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद करो ब्लीचिंग एक्शन, अरे कुछ तो याद करो, ब्लीचिंग एक्शन याद आ रहा है? ब्लीचिंग एक्शन, ब्लीचिंग एजेंट में दो तरह के ब्लीचिंग एजेंट बताए थे, बाय ऑक्सीडेशन और बाय रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में कौन कौन था बोलो? और यही लिखे थे मेन अपन ने। और रिडक्शन में ये जितने भी ब्लीचिंग एजेंट होते हैं ना, ये सब ब्लीचिंग एजेंट तो होते ही हैं, क्योंकि वो तो है ही है। पर ब्लीचिंग एजेंट के साथ साथ दे ऑल कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होते हैं, और ये सब के सब रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है, SO2 कैन एक्ट एज ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। Ozone can act as bleaching agent, oxidizing agent, reducing agent, all of these. Cl2 can act as all of these. H2O2 can act as all of these. ये काम तो दोनों की तरह करते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में किसका क्या काम दे रखा है वो अपने को पढ़ना होता है। और अपने सिलेबस में ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों की तरह दिया हुआ था। हाइड्रोजन चैप्टर अगर आपने पढ़ा तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग। SO2 भी दोनों की तरह दे रखा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। बट हाँ, हमको इनके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन है, जो रिएक्शन ये दिखा रहा है ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, इनमें से कोई भी आ जाए वो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सब लगभग यही रिएक्शन दिखाते हैं, कोई भी आ जाए, डब्बा बदल जाएगा, मिठाई अंदर की सेम रहने वाली। तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया और इधर अस है तो अस को इक में बदलेगा, आइट को एट में बदलेगा, हेलोजन को मिनिमम से उठा के न्यूट्रल पे पटक देगा, और सल्फर को मिनिमम से उठा के न्यूट्रल पे पटक देगा। ये चार चीजें अपने दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि सारी रिएक्शन लगभग इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, आइए अब इधर रिएक्शंस पे आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा और बताइएगा मुझे बेटा ये Fe2+ क्या ये फेरस है? यस। अस को क्या बदलेगा? इक में, तो फेरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू फेरिक। फेरस फेरिक नहीं भी पता हो तो इतना तो आप कर ही सकते हैं कि Fe2+ ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? Fe3+ में। इसको देखकर बताओ इस आयन का नाम क्या है? नाइट्राइट। नाइट्राइट। तो आइट को किसमें बदलता है? 8 में। और इस आयन का नाम क्या है? सल्फाइट। ये दोनों आइट है बेटे, तो आइट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 8।
तो ध्यान सुनो, नाइट्राइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, सल्फाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फेट, और या फिर कुछ भी नहीं है तो +3 का नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज होके +5 में जाएगा, और +4 का ऑक्सीडाइज है ना, सल्फर ऑक्सीडाइज होके +6 में जाएगा। आगे बढ़िए, यहां पर सल्फर, इधर देखो ये सल्फर है और ये हेलोजन है, क्या ये सब अपने मिनिमम स्टेट पे बैठे हुए हैं? यस। सल्फाइड हो या हेलाइड हो, कहां पहुंचाएगा? मिनिमम से न्यूट्रल पे, न्यूट्रल पे मतलब 0 पे। S-2 gets converted into S, milky sulfur, and Cl-Br-I- gets converted into Cl2, Br2 and I2। आप चाहो तो अपने नॉलेज के लिए लिख लेना कि भैया F- यहां पर क्यों नहीं लिया गया है, क्योंकि फ्लोरीन तो खुद ही एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसको ऑक्सीडाइज करने की औकात इनके पास नहीं है। अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान सुनो, इधर देखो 2 मिनट ले। यहां पर +4 वाला सल्फर है, यहां +4 वाला कार्बन है, कार्बन को तो ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता, लिख दिया। क्या +4 वाला सल्फर ऑक्सीडाइज हो सकता है? यस। +4 वाला किस में जाएगा? +6 में। तो SO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू SO3, या तो SO3 लिख दो, और या फिर सल्फेट लिख दो, बात एक ही है। H2SO4 मतलब सल्फेट का फॉर्म है। एक्चुअल में आपको दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट दिया जा सकता है, इसमें भी सल्फर +6 है, उसमें भी सल्फर +6 है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। SO2 जो है, ये रिएक्शन जो भी चल रहा होगा सब एक्वस मीडियम में ही चल रहा होगा। तो SO2 पानी के साथ रिएक्ट कर, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, तो SO3 बनेगा, उसको पानी में मिला दोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, SO3 का करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड H2SO4, उसी स्टेट का पेरेंट एसिड बन जाएगा ना। आगे बढ़ रहा हूं, यहां बताइए H2C2O4 कौन है? ये ऑक्सैलिक एसिड, ओम्स गैप, ऑक्सैलिक एसिड, और या फिर C2O4 2- ऑक्सलेटो लिगेंड, दोनों पढ़ चुके हैं अपन। ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का स्टेट निकालो, +3 है, यहां वाला कार्बन तो +4 था तो रिएक्ट नहीं कर पाया, पर ये कार्बन +3 है, क्या ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा? यस। और +3 वाला कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया +4 में, +4 में कार्बन का ऑक्साइड कौन बनता है? CO2, और या फिर इसको देखो तो ये ऑक्सैलिक एसिड है, +4 वाला एसिड बनाओ तो +4 वाला एसिड कौन सा बनता है? कार्बोनिक एसिड। कौन सा बनता है? कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? H2CO3। अब ये भी मैंने आपको बताया था सॉल्ट में ही कि H2CO3 कैन बी रिटन एज H2O + CO2, ये इसी पे बात करी थी यहां पर कि SO2 पानी में जाएगा तो H2SO3 लिखते हैं, पर H2SO3 स्टेबल नहीं होता, ऑक्सी एसिड में ही बोला था ये, तो उसको अपन H2SO3 को SO2 + वाटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही H2CO3 क्योंकि अनस्टेबल होता है, वीक एसिड होता है, तो इक्विलिब्रियम पे इस रिएक्शन को ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां पर H2CO3 लिख दूं या फिर CO2 + H2O लिख दो, बात है कि ये आपको क्लियर होना चाहिए कि H2CO3 को एग्जाम में इस फॉर्म में दे सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी इसी फॉर्म को यूज करता है मेनली, है ना। H2CO3 नहीं लिखता है, CO2 + H2O लिखता है, पर ये मीनिंग क्या बता रहा है कि ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? H2CO3। आगे सुनिएगा, यहां पर बताइए इस आयन को देखो, यहां पर सल्फर का स्टेट कितना है? +2, नाम बताओ इसका, नाम बताओ। एग्जाम में नाम आ गया तो सारे सारे क्वेश्चन टफ हो गए। KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम रिएक्ट्स विद फेरस आयन, खत्म हो गया काम। ये फेरस आयन नहीं पता तो क्या ही कर लोगे। KMnO4 रिएक्ट्स विद ऑक्सैलिक एसिड, अब ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला ही नहीं पता तो क्या कर लो। क्वेश्चन टफ और सिंपल होने में इतनी ही कहानी होती है, बस और कुछ भी नहीं है। क्या नाम है इसका? हाँ, एक एसिड पढ़, यहां पर H2 लगाओ ना, H2H2O3, थायो सल्फ्यूरिक एसिड, एक एसिड का आयन 8, तो थायो सल्फ्यूरिक एसिड का आयन थायो सल्फेट, इस आयन का नाम क्या है? थायोसल्फेट। थायोसल्फेट ये वो वाला है जिसमें सल्फर, दोनों सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग था, और एक के ऊपर +2 आया था और एक के ऊपर -2 आया था और एक पे +6 आया था ना। थायोसल्फेट, सल्फर कौन सी स्टेट में है? +2। अब एक बात याद करो, उसी में, उसी सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में हमने एक तो पढ़ा था थायोसल्फेट, 5वें नंबर पे था ये, और एक 9th नंबर पे पढ़ा था पॉलीथायोनस पॉलीथायोनिक। पॉलीथायोनिक का एक एग्जांपल लिखाया था टेट्रा थायोनिक एसिड। मैंने बोलता रेडॉक्स में एनसीईआरटी के अंदर एक वो Br3O8 का स्ट्रक्चर आया था, उसी के बाजू में एक स्ट्रक्चर बना और वो टेट्राथायोनेट का ही बना हुआ है। तो इसको जब आप ऑक्सीडाइज करते हो ना, तो यहां पर बनता है टेट्राथायोनेट आयन, और जो टेट्राथायोनेट आयन है, यहां पर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है +2.5। तो ध्यान रखना,
थायोसल्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेट्राथायोनेट। ये रिएक्शन अभी आपको देखने में पहली बार दिख रही है तो नहीं लगेगी, लेकिन अगर पी ब्लॉक पूरा सिलेबस में होता तो ये आप पढ़ चुके होते पहले। एक टॉपिक था पी ब्लॉक में एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, उसमें भी यही रिएक्शन होती थी। बस ऊपर KMnO4 के बदले ओजोन आ जाता था, ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था, रिएक्शन यही दिखाता था। रिएक्शन लिखते वक्त दिमाग में फिट करते जाना भैया, एस को इक में बदलेगा, आइट को एट में बदलेगा, चाहो तो नाम भी लिख लेना ऊपर, फेरस ओजर फेरिक, है ना, नाइट्रस मतलब नाइट्राइड को नाइट्रेट में, सल्फाइड को सल्फेट में। कभी भी मिनिमम वाला आयन आ जाए जैसे सल्फाइड या हेलाइड तो वो हमेशा जीरो पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो S-2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू S0। हेलोजन में Cl-1 Br-1 I-1 गेट कन्वर्टेड इनटू Cl2 Br2 I2। फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि फ्लोरीन इन सबसे पावरफुल है, उसको ऑक्सीडाइज करने की औकात इनके पास नहीं है। CO2 रिएक्ट नहीं कर पाएगा, SO2 है तो SO2 में सल्फर +4 है, +4 वाला सल्फर ऑब्वियसली ऊपर +6 में जाएगा। लिख लिया, चलिए ना। अब ये जो रिएक्शन अभी बेटा लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखी है, इसमें हमने एसिडिफाइड या एसिडिक मीडियम में बात करा। राइट हैंड साइड में आप देखें तो आपको KMnO4 को अगेन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करना है, लेकिन मीडियम कौन सा आ रहा है बेटा, न्यूट्रल। न्यूट्रल को हम लोग फेंटली या वीकली अल्कलाइन भी कह सकते हैं। अब देखो यहां पर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम जानते हैं KMnO4 का कलर कैसा होता है, पर्पल। और जब हम इसको न्यूट्रल मीडियम में ले जाएंगे तो याद करो एसिडिक मीडियम में तो Mn+7 से +2 में कन्वर्ट होता था, न्यूट्रल मीडियम में Mn+7 से Mn+4 में कन्वर्ट होगा, और +4 में ये बना रहा था MnO2 जो कि कौन से कलर का था, ब्राउन। और मैंने बोला था इसको पायरोल्यूसाइड ओर के फॉर्म में जब यूज करते हैं तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी इट अपीयर्स टू बी ब्लैक। आगे सुनिएगा, तीन ही रिएक्शन है एनसीईआरटी में, वो इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना और समझना भी इस बात को। ये तीन रिएक्शन आपको याद रखनी है, क्या करनी है, याद रखनी है ना। याद तो वैसे सभी रखनी है बट ये तीन ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बोला अभी यहां पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अभी ये कहानी बताई थी मैंने आपको ये वाली। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है तो अस को इक में, आइट को एट में, इसको इसमें बदलता ही बदलता है, लगभग ये कहानी सबके लिए वैलिड है। पर KMnO4 की क्योंकि अलग अलग मीडियम की कहानी है, तो KMnO4 एसिडिक मीडियम में तो ये कहानी बाकी सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह दिखाता है जो कि सबके लिए कॉमन है, इसलिए मैंने बोला ये तो कॉमन बात है। लेकिन जैसे ये न्यूट्रल में आता है ना, न्यूट्रल में आता है तो ये कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, इसलिए बोल रहा हूं कि इनको याद रखना। ये सब तो हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए लगभग लग जाएगा, या KMnO4 दे, K2Cr2O7 दे, ओजोन दे, Cl2 दे, H2O2 दे, सब ये कारनामा कर देंगे। पर ये तीन रिएक्शन अलग है। देखो जनरली हमने क्या बोला कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आया तो हेलोजन को -1 से उठा के कहां पटकेगा, जीरो पे, तो जीरो पे तो इसने पटक ही दिया था। लेकिन यहां पर जीरो पे नहीं पटकता, यहां पर पटकता है IO3- पे। हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड्स कौन कौन से, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, पर है। हाइपोहेलस में ऑक्सीडेशन स्टेट +1, फिर +3, फिर +5, फिर +7। यहां पर आप स्टेट निकालिए +5 है, पर हेलिक एसिड है ये, पर नहीं सॉरी पर हेलिक नहीं, हेलिक एसिड है ये, और HiO3 बनता है बेसिकली। याद करो एक रिएक्शन लिखाई थी आपको कौशिकदा वाली, कौन सी, कौशिकदा की रिएक्शन आयो बाहर कल संबित पात्रा से, उसमें कल की जो रिएक्शन लिखाई थी उसमें दो तरह के कौशिकदा लिखाए थे,
कोल्ड एंड डाइल्यूट, हॉट एंड कंसंट्रेटेड। कुछ याद आ रहा है आपको? हॉट एंड कंसंट्रेटेड में आपको NaClO3 मिलता था। क्या मिलता था? NaClO। ये ठीक उसी तरह से NaClO3 के बदले क्या बन रहा है? iO3। Na नहीं लगाया अपन ने, तो iO3 माइनस। ध्यान रखना, यहां पर एसिडिक मीडियम में तो I माइनस कन्वर्ट होता है I2 में, लेकिन न्यूट्रल मीडियम में I माइनस कन्वर्ट होता है iO3 माइनस में। iO3 माइनस याद करो, इसका नाम होगा हेलिक एसिड। हेलिक एसिड मतलब आयोडिक एसिड। इक एसिड का आयन 8, इस आयन को बोलते हैं आयोडेट आयन। ढेरों बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोलेगा? इधर देखो, यहीं पे कहानी खत्म कर देता, क्योंकि दोनों में I माइनस के प्रोडक्ट अलग अलग है। इन एसिडिक मीडियम, रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ I माइनस गिव्स प्रोडक्ट I2. In neutral medium, when KMnO4 reacts with I minus, the product obtained is iO3 minus. ऑक्सीडेशन स्टेट पे पूछ लेगा कि न्यूट्रल मीडियम, एसिडिक मीडियम में जब KMnO4 I माइनस से रिएक्ट करेगा तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज -1 to 0, और यहां पर -1 to +5। तो ये ध्यान रखना, यहां पर तो नॉर्मल जो बाकी सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते होंगे, ये वही कर रहा है, माइनस को 0 पे पटक रहा है। लेकिन यहां पर अलग कहानी हो रही है, -1 को किस पे पटक रहा है बेटा? +5 में। यहां पर देखो, ये H2O3 यहां पर भी है, और ये H2O3 को यहां पर +2 से किस में बदला गया? +2.5। मैंने बोला आपके ओजोन में भी ये रिएक्शन हुआ करती थी, ओजोन में भी ये रिएक्शन होती, क्योंकि ओजोन भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रिएक्शन दिखा रहे होंगे, लेकिन जब ये न्यूट्रल हो जाता है तो इसकी कहानी देखिएगा। यहां पर ये जो +2 वाला सल्फर है ना, इसको +2.5 में नहीं पटक रहा, हाईएस्ट पे पटक रहा। हाईएस्ट मतलब सल्फेट में बदल दे रहा है। थायोसल्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फेट। और इधर आइए, Mn+2, भैया ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो Mn को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज कर देगा तो यहां पर बना देगा MnO2। एक्चुअल में ये कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। इस रिएक्शन को मैं यहां पर लिख के बता रहा हूं आपको अलग से। ये और ये रिएक्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखना है ना। Mn+2 रिएक्ट्स विद KMnO4। KMnO4 कौन सा ले रखा है मैंने? न्यूट्रल। और ये दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो इस ये जो Mn+2 है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है? MnO2 में। और ये जो KMnO4 है ये भी किसमें कन्वर्ट हो रहा है? MnO2 में। तो दोनों का प्रोडक्ट बन रहा है सेम। तो यहां Mn का क्या हो गया? +2 से गया +4 में, तो Mn का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और यहां पर Mn+7 से कहा जा रहा है +2 +4 में, तो यहां पर क्या हो गया? इसका रिडक्शन। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो तो उसे क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेशन। नहीं, कम प्रोपोर्शनेशन भी उसी को बोलते हैं। रिएक्शन ऐसी होती तो डिसप्रपोर्शनेशन, ऐसी होती है तो कॉम प्रोपोर्शनेशन ना, कंबाइन हो रहा है क्योंकि। तो ये रिएक्शन है, इसको अपन ने यहां पर ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन है, नोट डाउन करिए। ध्यान रखना, इसमें I माइनस और H2O3 की दो रिएक्शन। यहां पर I माइनस एसिडिक मीडियम में I2 में H2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू टेट्राथायोनेट। लेकिन यहां आते ही न्यूट्रल मीडियम में आयोडाइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयोडेट एंड थायोसल्फेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फेट। अच्छा एक बात देखो, यहां पर एक है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटिस करना, आज तक कभी पूछा नहीं, क्या पूछ ले तो। Mn+2 को किस में बदल रहा है? कौन बदल रहा है? यहां अगर मैं KMnO4 लेता तो यहां क्या मिल रहा था? MnO2। और यहां H2O2 माइनस लिया तो कौन मिला? KMnO। तो KMnO4 भी इसको ऑक्सीडाइज कर रहा था, H2O8 भी इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है। ज्यादा ऑक्सीडाइज किसने करा? KMnO4 ने या इसने? इसका मतलब ये KMnO4 से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इधर देखो, अब एक क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है, इधर देखना है ना। नॉर्मली बच्चे आंसर क्या करते हैं? इधर देखो, Mn+7 से कहां जा रहा है? +2। अब मैंने आपसे बोला ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है? एसिडिफाइड है कि न्यूट्रल है? कौन स्ट्रॉन्ग है? एसिडिफाइड। क्यों? कौन स्ट्रॉन्ग है? कौन है? वो तो K2Cr2 7 की कहानी है बेटे। तो यहां दी नहीं ना रिएक्शन, सिलेबस में जितनी दे रखी उतनी पढ़ रहे हैं, सारी नहीं पढ़ रहे हैं।
भैया आप जो दो रिएक्शन आपके सामने है उनको देख लो ना, आई माइनस को ये किस में बदल रहा है, I2 में। सारी रिएक्शन है ही नहीं सिलेबस में, सिलेबस नहीं लिखी है। आई माइनस को वो I2 में बदल रहा है, वो कहां पे ले जा रहा है, -1 से 0 पे ले जा रहा है, वो +5 में ले जा रहा है। ये सल्फर को +2 से 2.5 पे ले जा रहा है, वो +2 से सीधे 6 पे पटक रहा है। कौन पावरफुल है, ये कि वो। लेकिन ये बात ऑलवेज ट्रू नहीं होगी, ये बात भी क्लियर रखिएगा दिमाग में। HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसके बारे में एनसीईआरटी एक बात लिखता था कि द ऑक्सीडाइजिंग नेचर डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। नर्स्ट इक्वेशन आप पढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन जैसा भी प्रोनाउंसिएट कर रहा हो आपके सामने है ना। नर्स्ट इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर प्लस मतलब जो ई की वैल्यू आप निकालते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, उसमें कंसंट्रेशन भी आता है और उसमें टेम्परेचर भी आता है। तो अगर आप किसी एलिमेंट का, आयन का, कंपाउंड का कंसंट्रेशन और टेम्परेचर बदलते हैं तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी बदल जाती है। तो कौन कितना स्ट्रांग होगा, वीक होगा, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिसाइड करता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। अगर आप इन रिएक्शन का टेम्परेचर बदल दो, इनका कंसंट्रेशन बदल दो, तो कहानी भी बदल सकती है। बट अभी फिलहाल की दो रिएक्शन को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि वो जो न्यूट्रल वाला है वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बट ऑलवेज ट्रू नहीं है ये बात, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर। ठीक है, तो यहां तक की बात हमने लिख ली, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब आते हैं नोट के ऊपर, कुछ बातें यहां पर हमको डिस्कस करनी है। नोट बोल रहा हूं, पॉइंट लिखते जाइएगा। एक टर्म आपने सुन रखी होगी, इंडिकेटर। जूनियर क्लासेस से पढ़ते आते हैं, 10 से पढ़ते आते हैं ना। 3 इंडिकेटर के नाम बच्चे बच्चे को याद होता है। लिटमस, बचपन से 6 से पढ़ा देते लिटमस, फिर उसके बाद मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोफ्थलीन। ये 3 नाम बहुत कॉमनली अपन ने पढ़े होते हैं ना। जिन्होंने टाइट्रेशन किया होगा तो उन्होंने 2 बूंद इंडिकेटर के यूज भी किए होंगे। ठीक है, हाँ। अब सुनो, 2 बूंद जिंदगी की, ठीक है, हाँ। पल्स पोलियो अभियान, ठीक। अब देखो, इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर क्या इंडिकेट, नाम से समझ में आ रहा है कुछ चीज इंडिकेट करेगा। इंडिकेटर इंडिकेट्स द एंड ऑफ या कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई ये बताने का काम कौन करता है, इंडिकेटर। तुरंत वो कलर चेंज कर देता है, कलर चेंज से पता चलता है रिएक्शन हो गई। अब देखो, इंडिकेटर अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर चेंज करता है। वो लिटमस रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, ये मिथाइल और ऑरेंज से येलो, येलो से रेड, जो भी है ना, अलग अलग कहानी है। पर खैर, हमको ये पता है कि इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज करता है। अब मुझे बताओ, इसको देखो, केमेनोफोर, मान लो ये इनमें से किसी से रिएक्ट कर रहा है और हमें पता लगाना है कि पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। तो पता कैसे लगेगा, रिएक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा हो ना जिससे पता चले, या तो इंडिकेटर मिला दो। पर इसमें इंडिकेटर नहीं, केमेनोफोर को सेल्फ इंडिकेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि रिएक्शन के स्टार्ट में इसका कलर कुछ और होता है और रिएक्शन के खत्म हो जाने पर यह खुद ही अपना कलर चेंज कर लेता है। और कलर चेंज होते से ही हमको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई। तो एक बात ध्यान रखना, इंडिकेटर का काम अगर कोई खुद ही कर रहा है, रिएक्टेंट जो है वो खुद ही इंडिकेटर का काम कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ इंडिकेटर। नोट में पहला पॉइंट, केमेनोफोर acts as a self indicator. Camenophore acts as a self indicator. Camenophore acts as a self indicator. ठीक है भाई, तो केमेनोफोर को हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, सेल्फ इंडिकेटर बोल रहे हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, एक बात और देखो, यहां पर हमने केमेनोफोर को एसिडिफाइड केमेनोफोर बोला। तो एसिडिफाइड केमेनोफोर बोला है मतलब आपने इसको मीडियम देने के लिए किसी एसिड का यूज किया होगा। हमने यहां पर रिएक्शन में लिखा भी था कि भाई इन रिएक्शन में यहां पर आपने एसिडिक मीडियम दिया, तो एसिडिक मीडियम देने के लिए किसी एसिड का यूज किया होगा। अब एसिड 2 तरह के होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। कौन कौन से होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। अब अगर मैं बात करूं तो 2 तरह के एसिड है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। आप कभी भी केमेनोफोर को मीडियम देने के लिए कंसंट्रेटेड एसिड का यूज नहीं कर सकते। कभी भी मीडियम के लिए आप कंसंट्रेटेड एसिड्स का यूज करेंगे नहीं, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये रिएक्ट कर जाएगा उल्टा, मीडियम की तरह काम करना तो खुद ही रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा तो इसकी कहानी बदल देगा। कहानी कैसे बदल देगा, ये देखो। तो आप कंसंट्रेटेड एसिड्स का यूज नहीं कर पाएंगे मीडियम देने के लिए। मीडियम देने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, डाइल्यूट का। लेकिन ऐसा नहीं कि डाइल्यूट में कोई भी उठा लिया, डाइल्यूट में भी अलग अलग है। HCl भी है, H2SO4 भी, ये भी थोड़ा थोड़ा सॉल्ट पे बात जाती है।
याद करना कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट में जब, चलो खैर अभी इस पे बात कर लेते हैं। डाइल्यूट की बात कर रहे हैं। डाइल्यूट में आप देखो ये किस स्टेट में -1 और ये किस स्टेट में +6। अगर मीडियम देने के लिए KMnO4 के साथ मैंने इस HCl को यूज करा, क्या KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है? तो ये तो Cl-, क्या KMnO4 Cl- को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में बदल सकता है क्या? यस। तो इसका मतलब है ये तो HCl से रिएक्ट कर जाएगा। तो अब यहां पर मैं डाइल्यूट HCl भी यूज नहीं कर पाऊंगा, पर यहां पर ये +7 में और यहां पर ये +6 में, दोनों अपने मैक्सिमम पे, दोनों के बीच में रिडॉक्स नहीं होगा। इसका मतलब है इसको मीडियम देने के लिए मैं डाइल्यूट H2SO4 को यूज कर सकता हूं। पॉइंट लिखिएगा सेकंड नंबर पे, डाइल्यूट H2SO4 इज यूज्ड टू प्रोवाइड, dilute H2SO4 is used to provide acidic medium. Dilute H2SO4 is used to provide acidic medium. तो KMnO4 को एसिडिफाई करने के लिए हम लोग डाइल्यूट H2SO4 का यूज कर रहे होंगे। ठीक है, काम करें, 2 पॉइंट ये लिखे, इतने ही लिखे रहने दो, बाकी फिर अब इस पे कल आगे डिस्कशन करेंगे, है ना। तो कल लगभग चैप्टर अपना ये हो जाएगा समाप्त।